तीन चीजों का समझना जरूरी है: समाज, मुआशरत और तहजीब। समाज अफराद का वो मजमुआ होता है कि जिनके रसूम, रिवाज, ख्यालात सब कुछ मुश्तरक हो। किसी भी एक जगह के रहने वाले लोग कि जो किसी एक मजहब से ताल्लुक रखते हों या कम अज कम एक जैसी ट्रेडिशन से ताल्लुक रखते हों, वो एक समाज कहलाता है। मुआशरत थोड़ा सा इससे वसी है कि अफराद का वो मजमुआ कि जो किसी एक खित्ते के बासी हों लेकिन वो एक कौम से ताल्लुक ना रखते हों, एक मजहब से ताल्लुक ना रखते हों, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ अक़वाम के लोग बसते हों, तो वो मुआशरत कहलाती है। और जब मुआशरत तवील अरसे तक कायम रहे और तारीख पर अपने असरात मुरतब करे तो वो तहजीब बन जाती है। तो ये तीन चीजें अब हम बात करते हैं मुआशरत के हवाले से कि हमारी मुआशरत पर असरात। मुआशरत तीन चीजों से बनती है, या तीन चीजें ऐसी हैं कि जो किसी भी मुआशरत में अहमियत की हामिल होती हैं। सबसे पहले कल्चर, दूसरा ज़बान व अदब, और तीसरा दानिश या इंटेलेक्ट। अगर हजरत मौलाना रूमी और हजरत सुल्तान बाहू इनको बहैसियत सूफी देखा जाए तो इन्होंने अपने इरा के, ना सिर्फ अपने इरा के कल्चर को बल्कि बाद में आने वाले कल्चर को बहुत हद तक मुतासर किया। ये जो हम रवादारी की बात करते हैं, इंसान दोस्ती की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, इश्क की बात करते हैं, ये सारे वो नजरियात हैं कि जो एक सूफी अपनी सोसाइटी को देता है। सिर्फ ये नहीं देता, सूफी अपनी सोसाइटी के कल्चर को तब्दील करता है। हम सोचें कि मौलाना रूम से पहले क्या रूमी टोपी और वो रक्स और वो लिबास हुआ करता था कि जो अब भी अगर आप कोनिया में जाते हैं तो वहां जारी है। दरवेश हैं कि एक चक्कर में घूम रहे हैं और यूं लगता है कि जैसे कायनात की गर्दिश इनकी गर्दिश के साथ रवां दमा है। इसी तरह से आप झंग चले जाएं, वहां आने वाले दरवेश या यहां जो उस सिलसिला से मुंसलिक है हजरत सुल्तान बाहू के, आप उनके चेहरों को देखकर अंदाजा कर सकते हैं कि ये सिलसिला कादरिया है या सिलसिला सरवरिया कादरिया है। तो ये एक कल्चर को इंप्रेस, एक सूफी का कल्चर को इंप्रेस करने का अंदाज है। अच्छा, सिर्फ सूफी इस हद तक कल्चर को इंप्रेस नहीं करता। आप ये देखें कि मौलाना रूम सूफी है और उनकी तालीमात या उनके फयूज़ो बरक़ात से आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि कितने लोग थे कि जो हजारों और लाखों की तादाद में थे कि जो मुसलमान हुए। ये इंप्रेस करना है ना, कितना मुतासर किया कि लोग अपने मज़ाहिब, अपने अकायद तक छोड़कर एक दूसरे मजहब में, दूसरे अकीदे में कन्वर्ट हो गए। और हजरत सुल्तान बाहू तो कमीजें जाती थी और लोग मुसलमान हो जाते थे। तो ये सोसाइटी को इंप्रेस करना है कि जो उन्होंने सोसाइटी को इंप्रेस किया, सिर्फ ये या इस हद तक नहीं किया। मैं अर्ज करूं कि एक सूफी जो है वो इकबाल की है ना किताब द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, यानी इकबाल ने तो बरे सगीर के लोगों को कहा कि जी रिलीजियस थॉट्स का जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि एक सूफी जो है वो मेटाफिजिक्स को रिकंस्ट्रक्ट करता है और हर एक सूफी मेटाफिजिक्स को रिकंस्ट्रक्ट करता है। हर एक सूफी की अपनी मेटाफिजिक्स होती है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की मेटाफिजिक्स देखिए कि उन्होंने किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया कि ज़मानो मकान एक मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है, और कल इस पर बात हुई थी पहली नशिस्त में कि ज़मान और मकान एक टाइम एंड स्पेस हमारी एक है ना, हम यहां इस इरा में, इस दौर में मौजूद हैं, हम किसी न किसी जगह पे मौजूद होते हैं और वो वक्त होते हैं। और वो हजरत सुल्तान बाहू किसकी बात करते हैं कि वो उन्होंने
جو ایک فلسفی پیش کی کہ مرشد حق کے لیے ضروری ہے، یہ میٹا فزکس کو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں وہ، کہ مرشد حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ مشاہدہ حق کرائے۔ اب حق کا مشاہدہ اس لیے کہ ہمارا لمیٹڈ ٹائم اینڈ سپیس ہے، اور ہم حق کا مشاہدہ کیا ہے؟ لا مکان۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو لا مکان کی بات کرتے ہیں کہ وہاں مکان نہیں، وہ لا محدود ہے۔ ایک محدود یا لمیٹڈ ٹائم اینڈ سپیس کے پرسن کو ایک لا محدود ٹائم اینڈ سپیس میں لے جانا، یہ ایک ریکنسٹرکشن آف میٹا فزکس ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے، انہوں نے دوسری بات جو کی ایک ضروری قرار دیا، اور یہ سلسلہ تصوف میں حضرت سلطان باہو وہ واحد صوفی ہیں، ہر ایک صوفی نے دعویٰ کیا کرتے ہیں اور یقینی بات ہے کہ وہ اس میں سچے ہوتے۔ حضرت سلطان باہو وہ واحد صوفی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سالک کو اس کی ابتدا میں، باقی جتنے بھی ہیں، حضرت جنید بغدادی نے کتاب لکھی مالی الہمم، ہمتوں کی گھاٹیاں، کہ آپ کیا کریں کہ ہمتیں یعنی ایک سٹیپس ہے، آپ ایک گھاٹی عبور کریں گے، دوسری میں جائیں گے، تیسری میں جائیں گے، اور پھر ایک آخری سٹیج ہے کہ جس میں لکھا اللہ کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہوگی یا قرب خداوندی حاصل ہوگا۔ اقبال کے جو خودی کا نظریہ ہے وہ بھی یہی ہے، اطاعت کریں، ضبط نفس کریں، اور اس کے بعد نیابت الہی پر آپ فائز ہوں گے، ورنہ آپ نہیں، مطلب ایک سٹیپ وائز ہے۔ لیکن حضرت سلطان باہو انہوں نے جو میٹا فزکس کی ریکنسٹرکٹ کی، کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا کام ایک مرشد کا یہ ہے کہ اپنے مرید کو مشاہدہ حق کرائے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اسے مجلس نبوی میں حاضر کر دے۔ اب مجلس نبوی کی حضوری جو ہے، جسے حضوری مجلس کہتے ہیں، وہ بھی ریکنسٹرکشن آف میٹا فزکس ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے ٹائم اینڈ سپیس میں نہیں ہے، حضور ہمارے ٹائم اینڈ سپیس میں نہیں ہے۔ تو یہ ٹائم اینڈ سپیس کی ریکنسٹرکشن یا میٹا فزکس کی ریکنسٹرکشن، یہ بھی ایک صوفی کا کام ہوتا ہے، اور یہ حضرت سلطان باہو اور مولانا جلال الدین رومی انہوں نے یہ ریکنسٹرکشن کی۔ اسی طرح یہ مطلب آپ دیکھیں کہ لباس، طرز و اطوار، عقائد، مابعد الطبیعات، عشق، امن و محبت، انسان دوستی، رواداری، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کلچر کے حساب سے ان دونوں شخصیات نے، ان کی شاعری نے اور پھر ان کی کہ صوفیزم نے یا ان کے تصوف نے اپنی معاشرت پر یہ اثرات ڈالے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ جو معاشرت کے، پہلا یہ کلچر تھا، دوسرا ہے زبان اور ادب۔ پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب تشریف فرمائے، کل انہوں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں ایک شعر پڑھا مولانا روم کا، بشنواز نئے چوں حکایت می کند، کہ نئے کی یا بانسری کی آواز سنو کہ وہ کیا حکایت بیان کرتی ہے۔ اب اس میں لٹریچر کے حساب سے آپ ذرا دیکھیے کہ یہ پہلا شعر ہے ان کی مثنوی کا، 26,000 یا 25,000 اشعار پر مشتمل اور 6 ابواب پر مشتمل مثنوی مانوی، اس کا یہ پہلا شعر ہے، اور پہلے شعر میں وہ کہتے ہیں ذرا توجہ سے سنو، چوں حکایت می کند، کیا حکایت بیان کر رہی ہے۔ سننے کا تعلق اور کہانی کا تعلق، انہیں کہا کہ کہانی کو سنو، اس لیے کہ لوگ توجہ سے کہانی سنتے ہیں۔ تو یہ ایک، اور اس کے بعد ہم پوری مطلب مثنوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو حکایات رومی الگ سے مطلب کتابوں کی صورت میں بھی لکھا گیا کہ انہوں نے حکایات بیان کی، جانوروں کی، لومڑی کی، فلاں کی، یہ سب کچھ ایک لٹریچر، تہذیب اور ثقافت، تہذیب پر یا معاشرت پر اثرات تو تھے ہی تھے، اس کی تربیت بھی وہ کر رہے تھے، ساتھ میں لٹریچر کے بھی۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ زبان پہلوی کے جو فارسی کا اولین ڈکشن ہے، اگر وہ اب موجود ہے تو کس وجہ سے موجود ہے؟ مولانا رومی کی وجہ سے موجود ہے۔ تیسری چیز جو جس کو ایک صوفی جس چیز پر اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے دانش، انٹلیکٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
اللہ तबारक व तआला ने सूरह आल इमरान में फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने आप पर एहसान किया कि आप में एक रसूल भेजा। फिर आगे बताया कि वो तुम्हें पाक व साफ करते हैं और ये करते। एक और चीज़, एक खासियत बताई, व युअल्लिमुहुमुल किताबा, वो उन्हें किताब की तालीम देते हैं और उसके साथ साथ वल हिकमा, और हिकमत भी सिखाते हैं। असल में वो क्या चीज़ है? इंटेलेक्ट। आज आप जिस इरा में हैं, इवोल्यूशन की थ्योरी पे बात हो रही थी कल, और ये कहा गया कि जी इंसान ने तरक्की कर ली, ये किया, फलां किया, उसमें बहुत सारे सवालात हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं कि अगर इंसान का इर्तका बंदरों से हुआ था या मुख्तलिफ उससे हुआ था, और फिर वो तरक्की करते करते तो हमारे तो दरमियान में ऐसे इरा आए हैं कि अब तो उनकी तरक्की याफ्ता सूरत इस वक्त मौजूद होती। मतलब अब तो ये हालत होती कि यूनान के अरस्तु और अफलातून की तरह से अगर इर्तिकाई को माना जाता है तो आपकी गलियों में लोग खरीदते लिए फिर रहे होते कि मैं जी अफलातून दौरा हूं, मैं अरस्तु दौरा हूं, मेरी अक्ल इतनी है। अब भी अगर हमने रहनुमाई लेनी होती है तो फिर हमें पीछे की तरफ लौटना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं झोल है, चीजें हैं। लेकिन बात हो रही है कि आज का दौर, कि इस दौर में जो आपके पास करेंसी है वो कागज नहीं है। आपके पास जो इस वक्त करेंसी है वो इंटेलेक्ट है। दुनिया इंटेलेक्ट की तरफ, ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्यों जरूरत पेश आई? आप सवालात पूछने के लिए चैट जीपीटी या इसके अलावा बाकी जितने सॉफ्टवेयर हैं, आप उस तरफ जा रही है, दुनिया उस तरफ जा रही है। तो वजह उसकी यह है कि इंटेलेक्ट ऐसी चीज है कि जो हर दौर की करेंसी रही है, लेकिन आज के इंसान ने उसे पहचाना है कि यह ऐसी करेंसी है कि जो फ्यूचर में भी चलेगी। तो इंटेलेक्ट या दानिश जो है, सूफी क्या करता है? दानिश तीन तरह की, एक लोक दानिश, लोक इंटेलेक्ट होती है, दूसरी साइंटिफिक इंटेलेक्ट होती है या क्रिटिक इंटेलेक्ट होती है, तीसरी क्या है? सूफी इंटेलेक्ट है। जो लोक दानिश और क्रिटिक इंटेलेक्ट, इन दोनों को यक वक्त मुतासिर करती है। लेकिन इकबाल ने क्या किया? लोक दानिश को छोड़ दिया, क्रिटिक इंटेलेक्ट और सूफी इंटेलेक्ट, इन दोनों के लिए कहा। वो दो दानिश फरमाई ना कि एक दानिश नूरानी, एक दानिश बुरहानी है, दानिश बुरहानी हैरत की फरावानी। के दो दानिशें हैं, दो इंटेलेक्ट है, एक नूरानी इंटेलेक्ट है और दूसरी बुरहानी इंटेलेक्ट है, लाजक मांगती है। और जो लाजक मांगने वाली इंटेलेक्ट है उसका क्या है? हैरत की फरावानी है कि वो हैरत में ही गुम रह जाता है। तो सूफी क्या करता है? कौन सी इंटेलेक्ट सोसाइटी को देता है? वो इंटेलेक्ट वो है कि जो नूरानी इंटेलेक्ट है। और जब सूफी नूरानी इंटेलेक्ट देगा तो फिर उसके फैज से चश्मे जारी होते हैं, और वो जो चश्मे हैं वो सोसाइटी पर असरात के उसमें देखे। तो कल से मैं उसकी एक लाइव मिसाल अर्ज करता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हूँ मैं, और मैं देख रहा हूँ, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक हुआ कि मैं BCU कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर शिरकत कर चुका हूँ। मैंने इतनी ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस जिंदगी में पहली बार देखी है, और इसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मजहर साहब, इदारा फ़रोग़ उर्दू और मुस्लिम इंस्टीट्यूट और यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट, ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इसके ऑर्गेनाइज होने में सूफी का फैज़ान शामिल है। बेहद शुक्रिया।